दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ आवर स्टेट, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 यानी कि भाग 4 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच। पहले हम इनको डिटेल में देखेंगे, उसके बाद में एक ट्रिक हम आपको बताएंगे जिससे आपको सारे के सारे आर्टिकल्स आपको मुँह जुबानी याद हो जाएंगे, रट जाएंगे आपको। ये आर्टिकल्स बहुत बार हम लोग याद करते हैं और पता भी होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, लेकिन कई बार हम इनको क्या करते हैं, बार बार याद करने के बावजूद हम ये आर्टिकल्स भूल जाते हैं। लेकिन इस ट्रिक के बाद में, ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये आर्टिकल्स हमेशा आप भूलना भी चाहेंगे तब भी नहीं भूल पाएंगे। सबसे पहले इनको डिटेल में देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ आवर स्टेट, ये हमारे संविधान के भाग 4 में लिखित है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे खास बात, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इनको लेकर के हम कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब ये इन्फोर्सिएबल नहीं है लॉ के द्वारा, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं। होते क्या है नीति निर्देशक तत्व? जब कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी कानून बनाती है जनता के लिए, कोई भी विधि का निर्माण करती है, तो अपने दिमाग में क्या रखेगी, क्या किस चीज़ का ध्यान रखेगी, वही ये चीज़ें हैं नीति निर्देशक तत्व। जिन बातों का ध्यान रखेगी अपने माइंड में, वो क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। ये नीति निर्देशक तत्व 3 विचारधाराओं से प्रेरित हैं, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। गांधीवादी अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47, 48 में है, और वहीं समाजवादी विचारधारा हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है? आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 43A एंड 47। उदारवादी विचारधारा की बात करें तो ये आर्टिकल 44, 45, 48A, 49, 50 और 51 में मिलता है। 1 बाय 1 हम लोग आर्टिकल्स देखते हैं पूरे। आर्टिकल 36 में स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, मतलब राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा हमें 2 जगह देखने को मिलती है, एक तो आर्टिकल 12 में और दूसरे आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 12 जहां से फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं, और आर्टिकल 36 जहां से DPSP स्टार्ट होते हैं। अब आर्टिकल 37 में क्या लिखा हुआ है? साफ साफ लिख दिया गया है आर्टिकल 37 में कि ये नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब नॉट टू बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। फिर आता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि सरकार को जब भी कोई कानून बनाना है तो उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करनी है, मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में ध्यान रखेगी। आर्टिकल 39 में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में बात की गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। आर्टिकल 39A में क्या लिखा हुआ है? समान अवसर के आधार पर न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत लिखा हुआ है। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क, किसी भी व्यक्ति को काम पाने का अधिकार। 42 में वो काम कैसा होना चाहिए? न्याय संगत, मतलब ह्यूमन कंडीशन में कार्य होना चाहिए। 43 में क्या? कार्य के बदले में जो मजदूरी मिले वो निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए, उसका घर चल सके, ऐसा नहीं कि पूरा दिन काम करने के बाद में उसको सिर्फ 5 रुपये दे दिए गए, 50 या 20 रुपये दे दिए गए, तो उससे उसका निर्वाह, उसका गुजर बसर भी नहीं हो रहा है मजदूर का। और क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 43 में? कुटीर उद्योगों के बारे में, कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखा हुआ है, समान नागरिक संहिता के बारे में। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के बारे में बताता है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, मतलब 6 साल से छोटे बच्चों के लिए पालन पोषण और शिक्षा के बारे में। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हित के बारे में। आर्टिकल 47 में मद्य निषेध है, और मद्य निषेध के साथ साथ में पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के बारे में लिखा हुआ है, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, रेजिंग ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ाने का ध्यान रखेगी सरकार,
और लेवल ऑफ न्यूट्रिशंस को भी ऊपर उठाने की कोशिश करेगी, ऐसे कानून बनाएगी। 48 में क्या है, कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु हैं उनके बारे में, मतलब एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48A में पर्यावरण संरक्षण के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल, उनका संरक्षण के बारे में लिखा हुआ है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। और आर्टिकल 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 में क्या लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में। ये तो हो गए आर्टिकल, हम लोगों ने 1 बाय 1 देखा। इसके बाद में आते हैं कुछ मुद्दे, कुछ केस हैं जो इससे संबंधित हैं। सबसे पहले आता है केशवानंद भारती केस। ये 1973 में हुआ। इसमें बताया गया जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डीपीएसपी से बड़ा है, उनकी ज़्यादा पावर है। लेकिन वहीं 42nd अमेंडमेंट जो हुआ उसमें डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कर दिया गया। लेकिन फाइनली मिनर्वा मिल्स के केस में 1980 में क्या हुआ, डीपीएसपी को और फंडामेंटल राइट्स को बताया गया कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, कोई भी एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। इसके बाद इनमें अंतर क्या है, बस इनमें अंतर आप समझ ही चुके होंगे कि मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले ट्रिक की बात कर लेते हैं। जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, इन सब को पूरी के पूरे आर्टिकल्स याद करने की ट्रिक। सबसे पहले स्टार्ट होते हैं डीपीएसपी आर्टिकल 36 से और कहाँ तक, 51 तक। 36 में स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद आर्टिकल 37 में साफ साफ लिख दिया गया इनके बारे में, मतलब न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं है। ये दो आपको अपने आप याद कर लेने हैं, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है। आर्टिकल 38 से स्टार्ट करते हैं। आपको एक कहानी सुननी है आर्टिकल 38, 39 और 39A के लिए। मोहन और सोहन दो दोस्त थे और एक किसी फैक्ट्री में काम करते थे। मोहन बहुत ज़्यादा काम करता था, हार्ड वर्किंग पर्सन था, लेकिन सोहन इधर उधर घूमता रहता था। जो सोहन था वो मैनेजर से अच्छे बना करके रखता था, जो उसका सीनियर था, जबकि मोहन चापलूसी नहीं कर पाता था। मोहन ने क्या किया, काम करता रहा, लेकिन उसको ज़्यादा काम करने के बजाय ज़्यादा काम करने के बदले में भी कम पैसा मिलता था। लेकिन सोहन अपने मैनेजर की चापलूसी कर लेता था, तो वो काम तो कम करता था लेकिन पैसे उसको ज़्यादा मिलते थे। कहानी को एकदम ध्यान से कहानी के तरीके से सुनना है, फिर आपको ये सारे आर्टिकल्स अपने आप याद हो जाएंगे। मोहन ज़्यादा काम करता था फिर भी उससे कम पैसे मिलते थे, लेकिन सोहन कम काम करके भी ज़्यादा पैसे ले लेता था। एक दिन क्या हुआ, मोहन को ये चीज़ ख़राब लगी, तो वो अपने मैनेजर के सामने अड़ गया। मैनेजर कह रहा है क्या है, आप पहले बात बताइए हमें कि हमें समान कार्य के लिए समान वेतन चाहिए। जितना हम काम करते हैं वो भी उतना ही काम करता है, लेकिन उसको पैसे ज़्यादा और हमें पैसे कम क्यों मिलते हैं। ठीक है, तो मैनेजर ने कहा कि ठीक है, हम पैसे तो ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, पैसे तो उसको ही ज़्यादा मिलेंगे, आप चाहे तो कोर्ट जा सकते हैं, अपना कानूनी सहायता ले सकते हैं। तो ये कहानी थी आपको ये 38, 39, 39A याद रखने के लिए। आर्टिकल 40, 41, 42, 43 इतने आपको एक साथ याद करने हैं। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत की बात की गई है, ये आपको अपने आप याद कर लेना है, कोई ट्रिक नहीं है इसकी। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। 41 देखते हैं। जब सबसे पहले 40 समझो। 40 में क्या है, गाँव की ग्राम पंचायत बनी, उसमें एक मुखिया रखा गया, एक ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान का काम क्या है, ग्राम प्रधान का काम ये होता है कि गांव के जितने विकास के कार्य हैं, खड़ंजे लगवाए, गांव में रोड बनवाए, नाली बनवाए, तालाब खुदवाए। तो वहाँ के जो लोग होते हैं, जब गांव में ग्राम प्रधान बना दिया गया, पंचायत बना दी गई, तो वहाँ के लोगों को काम मिलने लगा। ठीक है, ये भी एक कहानी के द्वारा ही आप लोग याद करेंगे। ग्राम पंचायत बनाई गई तो वहाँ मुखिया बनाया गया, वो लोगों को काम देने लगा। काम कैसे देने लगा, अब गाँव के लोग अनपढ़ होते थे, पढ़े लिखे होते नहीं थे। सुबह कहता था 6 बजे काम पे आ जाना है, और कब तक काम करवाता था,
रात के 8 बजे तक। सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक काम करवाया उसने। उसके बाद में भी रात में उनको पैसे कितने दिए? 20 रुपये किसी को दे दिए, किसी को 30 रुपये दे दिए। ये कहानी समझ में आई। सबसे पहले ग्राम प्रधान था, मुखिया था, तो 40 नंबर पे ग्राम पंचायत हो जाएगा। फिर काम करवाता था वो, सारे नाली खड़ंजे सब काम करवाता था, तो व्यक्ति को काम पाने का अधिकार हो गया। फिर कार्य कैसे करवाता था? सुबह शाम तक काम ही करवाता रहता था। तो कैसा होना चाहिए कार्य न्याय संगत होना चाहिए, आगे उसकी बात की गई। उसके बाद में शाम को जब पैसे मिलने की बात आई तो पैसे भी बहुत कम दिए, उतने में लोगों का काम चलने वाला नहीं था। तो 40, 41, 42, 43 चारों अनुच्छेद आपको याद हो गए होंगे। फिर जब लोगों को पैसा नहीं मिला तो वो लोग कहने लगे नहीं नहीं, हम लोग काम पे नहीं आएंगे, हम लोग अपना घर का काम धंधा देख लेंगे, कुटीर उद्योग ही देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग 43 को ऐसे याद रख सकते हैं, निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग। सबसे पहले ग्राम प्रधान काम करवाएगा तो काम पाने का अधिकार, सुबह शाम तक काम करवाएगा तो कार्य न्याय संगत होना चाहिए, शाम को पैसे कम देगा तो निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग। 44 आपको इक्वल है, देखो 4 इक्वल है तो समान नागरिक संहिता 4 से याद रखेंगे। इसके बाद आता है 45, 46, 47, 48 और 48A। ये सब के लिए एक अलग कहानी है, छोटी सी कहानी है। जब सरकार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का प्रबंध कर देगी, सरकार ने गांव में स्कूल खोले और 6 वर्ष से कम बच्चों को, छोटे बच्चों को शिक्षा देने लगी। जब शिक्षा मिलेगी बच्चों को, तभी जो वहाँ के SC ST के लोग हैं उनके हित की बात हो पाएगी। ठीक है, सोशल जस्टिस की बात हो पाएगी। जब शिक्षा ही मिलेगी उनके बच्चों को तभी तो उनका हित हो पाएगा। तो SC ST का हित करना है तो गांव के मजदूर लोग क्या करते हैं, सुबह दिन भर काम किया, रात में शराब पी ली। तो और कैसे हित हो सकता है? मद्य निषेध करके। पहले शिक्षा, फिर शिक्षा से ही SC ST का हित हुआ। SC ST के हित की बात और कैसे हो सकती है? मद्य निषेध करके, शराबबंदी करके। ठीक है, इससे क्या होगा? उनका पोषण स्तर और जीवन ऊपर उठेगा। 47 समझ में आया, मद्य निषेध हो गई। उसके बाद में जब मद्य निषेध हो गई तो अब वो क्या करेंगे? दारू नहीं पियेंगे तो दूध पियेंगे, पशुपालन करने लगे, कृषि करने लगे, खेती वेती करने लगे। कृषि से ही पर्यावरण सुधर गया, सिंचाई उचाई करने लगे अपने खेत की, तो खेत के किनारे किनारे जो पेड़ थे उनमें भी पानी पहुंचने लगा, तो पर्यावरण संरक्षण होने लगा। बात समझ में आई? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जब शिक्षा दी जाएगी तो उसी से SC ST की हित की बात की जाएगी। और कैसे हित की बात की जाएगी? मद्य निषेध करके। फिर मद्य निषेध जब होगा तब लोग, दारू बंद हो जाएगी तो दूध पियेंगे, तो पशुपालन करेंगे और कृषि करेंगे। कृषि करने से पर्यावरण संरक्षण भी होगा, कृषि का ही पार्ट है, याद रखेंगे। कृषि का ही पार्ट है, क्यों कहा हमने? क्योंकि वो 48 है और 48 के बाद में ही 48A आता है। आगे आता है आर्टिकल 49, 50, 51। 49 को हिंदी में कहो 49 होता है, ऊंचा। ठीक है, ऊंचा आ रहा है तो ऊंचा क्या होता है? स्मारक। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं वो स्मारक होते हैं। ऊंचा, और किसी में ऊंचा नहीं आएगा, कोई भी आप नंबर हिंदी में बोलोगे तो ऊंचा नहीं आएगा, तो 49 स्मारक से याद रखेंगे। ठीक। 50 में 50-50 कार्यपालिका न्यायपालिका को पृथककरण है कि आप अपना काम करोगे 50% में, 50% में हम काम करेंगे, तो 50-50 से याद रखेंगे, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आगे आता है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति। 51 आपको वैसे भी याद रहेगा, लेकिन इसके लिए याद करने के लिए ट्रिक है। जब किसी को दान दक्षिणा दी जाती है तो 50 के साथ में 1 रुपया मिला दिया जाता है। वो 1 रुपया जो होता है वो शांति के लिए होता है, जीवन में, ताकि शांति बनी रहे। तो 51 का जो 51 से आप याद रखेंगे कि 1 किसके लिए है? शांति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए। तो एक बार फिर से देखते हैं। 36-37 आप याद रखेंगे, सबसे पहले परिभाषा, फिर न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। फिर 38, अड़ने पर क्या होता है? न्याय मिलता है, अड़ने पर ही न्याय मिलता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। 39, न्याय कौन सा? मोहन सोहन वाला, समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर नहीं दिया जाएगा तो कानूनी सहायता ली जाएगी। इसके बाद पंचायत आता है 40 में। पंचायत होगी तो काम मिलेगा। काम कैसा होगा? न्याय संगत होगा, सुबह शाम तक नहीं करवाया जाएगा, और काम की निर्वाह मजदूरी होगी। ये हो गया 41, 42, 43। 44 इक्वल है, समान है,
तो 4 एक समान दिखते हैं, तो समान नागरिक संहिता। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा होगी, तो SC/ST के हितों की बात होगी। और कैसे हितों की बात हो सकती है? मद्य निषेध करके। 47 मद्य निषेध हो गया। मद्य निषेध होगा तो लोग पशुपालन करेंगे, दूध पिएंगे, पशुपालन करेंगे और क्या करेंगे? कृषि करेंगे। कृषि करेंगे तो कृषि में जब अपने खेत में पानी लगाएंगे तो आसपास के पेड़ों में भी पानी पहुंचेगा, तो पर्यावरण का संरक्षण होगा। कृषि का ही पार्ट है पर्यावरण, ठीक है। तो 48A हो गया पर्यावरण संरक्षण। 49 में ऊंचा आ रहा है, ऊंचे होते हैं स्मारक, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 50 याद रखेंगे, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका न्यायपालिका का अलग अलग होना, पृथक्करण। 51 में एक जो है वो शांति का प्रतीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये हो गए हमारी ट्रिक से, हमने सारे के सारे आर्टिकल हम लोगों ने याद कर लिए। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आपको याद है कि नहीं याद हुए हैं, ये क्वेश्चन से टेस्ट करते हैं। सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों को पता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो समाजवादी व्यवस्था किस में आता है? नीति निर्देशक तत्व में। हम लोगों ने विचारधाराएं देखी ना, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? हमने बताया, वो वाद योग्य है, और मूल अधिकार वाद योग्य है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। फिर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी हैं, अंतर नहीं है, वो दोनों वाद योग्य हैं। दोनों वाद योग्य नहीं है, उनमें अंतर है, परस्पर विरोधी भी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब ये आंसर उसका सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? क्या आप नीति निर्देशकों के लिए मूल अधिकार खत्म कर देंगे? नहीं। फिर है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में क्या क्या सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध भी है, काम का अधिकार भी हम लोगों ने पढ़ा है, समान कार्य समान वेतन भी पढ़ा है, सूचना का अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट है। अब हम लोग अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत का गठन। 41 किससे संबंधित है? अभी ग्राम पंचायत का गठन होगा तो क्या हो जाएगा? काम करने का अधिकार। 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता। 48 किससे संबंधित है? कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ये इसके ऑप्शन जो हैं गलत हैं। अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की जाए तो पहले क्या था? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अभी क्या है? 6 वर्ष से कम के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।